लास्ट क्लास में हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स को तोड़ के उनको सेपरेट करके दूसरे डीएनए सेम टाइप के दूसरे डीएनए फ्रेगमेंट्स को हमने डीएनए लाइगेज की हेल्प से जोड़ दिया था। अब ये जो हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स तोड़े हैं इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज हैं तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, मतलब फोर्स करके सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? हम इनको अलग कर देंगे, उनको एनोड की तरफ हम सेपरेट कर देंगे, फोर्स करेंगे टुवर्ड्स द एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब जो होगा ये मीडियम या किसी मैट्रिक्स के अंदर होगा। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडियम या मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं? एगरोज इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स जो कि हमें सीवीड्स से नेचुरली ऑब्टेन हो सकती है। ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो रहे हैं वो अपने साइजेस के बेसिस पे सेपरेट होंगे। जो एगरोज जेल जो मीडियम है उसमें सीविंग इफेक्ट हमें शो होगा जिसकी वजह से अपने साइज़ के बेसिस पर डीएनए के फ्रेगमेंट्स सेपरेट होने लग जाएंगे। ठीक है, मतलब जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे साइज़ के फ्रेगमेंट्स हैं, वो जितना छोटा साइज़ होगा उतना ही वो ज़्यादा दूर तक मूव करेंगे। अब ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट हुए हैं वो हमें शो कैसे होंगे? सिर्फ एक कंडीशन है कि हम उसको स्टेन कर दें। किससे स्टेन करें? डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर दें और यूवी रेज जब उसके ऊपर पड़ेंगी तो वो हमें विजुअलाइज होने लग जाएगा जो भी सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के। तो जब ऐसा होगा तो हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे डीएनए के फ्रेगमेंट्स के। इथीडियम ब्रोमाइड से जब हम उसको स्टेन करेंगे और फिर यूवी लाइट को उसके ऊपर एक्सपोज करेंगे तो हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स शो होंगे। सो दिस इज़ हाउ वी कैन विजुअलाइज द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे? इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कट कर लेंगे एगरोज जेल में से और फिर हम उस जेल पीस में से इसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। इस प्रोसेस को, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको हम बोलते हैं इल्यूजन। इल्यूजन इस प्रोसेस का नाम है। इस तरह से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हमने प्योरीफाई किया है उनका हम आगे यूज़ करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को वेक्टर के साथ, क्लोनिंग वेक्टर के साथ कंबाइन करके हम एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करेंगे। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली इल्यूजन प्रोसेस टेक्स प्लेस। नाउ कम्स द क्लोनिंग वेक्टर। हमें पता है कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने बैक्टीरियल सेल के अंदर खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं। एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है ना रेप्लिकेशन की इनके अंदर। अब क्योंकि बैक्टीरियोफेज पर सेल नंबर काफ़ी हाई होता है तो इस वजह से इनके अंदर जो पोटेंशियल होता है मल्टीप्लाई करने का, नंबर को इंक्रीज़ करने का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। बट कुछ ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जिनका सिर्फ कॉपी या 1 या 2 या 3 कुछ मतलब बहुत ही कम कॉपीज़ बन पाती हैं, और जबकि कुछ ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जिनकी 15 to 100 पर सेल्स की कॉपी हो सकती हैं। सो दिस एक्चुअली वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, प्लाज्मिड टू प्लाज्मिड, ये वेरी करता है। आज के टाइम में हम कुछ ऐसे वेक्टर्स को यूज़ करते हैं जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं जिससे कि हम फॉरेन डीएनए को लिंक कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं या फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो वेक्टर्स आर यूज्ड इन सच अ वे। इसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स जो कि हमें क्लोनिंग के लिए फैसिलिटेट करते हैं। कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं हमारे वेक्टर के अंदर। सो सबसे पहले क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ORI साइड होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो वाली साइड, वो वाली जगह जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है उसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहेंगे, नाम से पता चल रहा है। उसके बाद सेलेक्टेबल मार्कर्स का हम यूज़ करते हैं जो कि आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेबल या फिर ट्रांसफॉर्मिंग जीन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसी क्लोनिंग साइट्स भी प्रेजेंट होती हैं जिनको हम रिकॉग्निशन साइट कह सकते हैं। रिकॉग्निशन साइट क्या होता है? डीएनए को लिंक करने के लिए वेक्टर के पास कुछ रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मतलब यूज़ कर सकते हैं। अब अगर किसी भी वेक्टर के अंदर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट हुई तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसके वेक्टर के काफ़ी सारे हमें को फ्रेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, कॉमन सी बात है, जिसकी वजह से जीन क्लोनिंग थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। जब एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट हमारे वेक्टर पर प्रेजेंट होती हैं तब होता है, ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैं साथ ही साथ NCERT अपने पास रख रही हूँ ताकि एक एक पॉइंट कोई भी मिस ना हो एंड इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर फॉर एवरीवन ऑफ यू। सो द फोर्थ पॉइंट बेसिकली इज़ वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अंदर क्या है? ये जो टॉपिक है, जो हमारा पॉइंट है, ये हमें बताता है कि जैसे हमने बेसिकली कैंसर, ट्यूमर, इन सब के बारे में तो सुना है, तो ट्यूमर सेल्स क्या करते हैं? अपने जो भी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है उसको एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करते हैं। ये तो काम होता है ट्यूमर सेल्स का। अपने मतलब जो कैंसरस सेल्स हैं, कैंसर वाले जो एजेंट हैं, उनको एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करते हैं, जब भी तो ट्यूमर बढ़ के कैंसर बनता है। सो बेसिकली दिस इज़ अ काइंड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ या ट्रांसफ़र ऑफ जीन कह सकते हैं हम इसको। इसके अलावा NCERT में दे रखा है कि हमारा डीएनए जो है वो एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? वो सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास नहीं हो सकता।
ठीक है। सो एनसीईआरटी में एक ही हमें टर्म दे रखा है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इसका हमें मतलब पता होना चाहिए। इसके अलावा एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। ये एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस। किसी भी एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली हम इंजेक्ट करते हैं डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। दिस इज़ अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। इसके अलावा एक जीन गन या बायोलिस्टिक एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम टंगस्टन या गोल्ड के माइक्रो पार्टिकल्स को डीएनए के साथ कोट कर देते हैं। दिस इज जीन गन।